वेलकम अगेन। जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि हम कौन सा आईटीआर हमें फाइल करना चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। स्पेशल वीडियो हमने उसके बारे में बनाया है जिसमें हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए कौन सा आईटीआर सुटेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी हमारे लिए आईटीआर टोटल 7 आईटीआर रिलीज कर दिए। बट मैं एक कॉमन टैक्स पेयर के बारे में अगर बात करूँ तो वो इन तीनों में से कोई आईटीआर फाइल करता है। इसलिए हमने ये वीडियो इन 3 आईटीआर के बारे में बनाया है। उसको हम अच्छी तरीके से जितना हो सके क्लियरली हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको क्या बताना चाहूँगा कि जो भी हम रूल्स जो है स्टडी करने वाले आईटीआर के बारे में, वो सभी हमने ऑफिशियल इनकम टैक्स के वेबसाइट से लिए। उसको हमने सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो अभी हम पहले जानने वाले आईटीआर 1 के बारे में, जिसको हम सर्च फॉर्म भी बोलते हैं। तो हर आईटीआर में कुछ रूल्स बताए गए हैं, और अगर आप उन रूल का पालन करते हो या फिर उन रूल के अंतर्गत आपका जो इनकम है आता है, तो आप वो आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआर 1 के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि आप रूल्स देख रहे हो, तो उसमें पहला रूल ये है, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में यहाँ पे आपका आता है डिविडेंड, या फिर बैंक इंटरेस्ट, या फिर पेंशन। आपके किसी भी फैमिली मेम्बर से अगर आपको पेंशन मिलती हो, वो भी अदर रिसोर्स में ऐड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हिंदी में, कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम सिर्फ सैलरी से, पेंशन से, मकान या घर के किराए से, या फिर किसी और माध्यम से, जैसे कि बैंक अकाउंट का ब्याज हो या डिविडेंड हो या फैमिली पेंशन हो, से हो रही हो। सेकंड पॉइंट है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अप टू 5,000। मतलब अगर आपके पास कुछ खेती या फार्म वगैरह आप करते हैं, तो उसमें भी आपकी इनकम अगर आ रही है वहाँ से, तो मैक्सिमम अप टू 5,000 तक ही होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, नॉट होल्डिंग एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। एक व्यक्ति जो किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में भागीदारी नहीं करता। मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हो जो कि अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब कि अभी तक उसका जो है सेबी के अंडर में उन्होंने उसको पब्लिक नहीं किया है। कंपनी जो अपना खुद का असेट होता है, असेट माने कि जो भी उनकी मालमत्ता संपत्ति होते हैं, उनको अभी तक उन्होंने को पब्लिक में ऐड नहीं किया है, मतलब शेयर मार्केट्स में उन्होंने उसको सेल नहीं किया है। वो उस सभी की ओनरशिप वो खुद है, ना कि उन्होंने उसको पब्लिक किया है। उसको बोलते हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर 4 है, नॉट अ डायरेक्टर ऑफ एनी फर्म। मतलब आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, नॉट हैविंग एनी फॉरेन इनकम। आपको किसी भी प्रकार की विदेशी इनकम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम शेयर परचेस और सेल्स फ्रॉम शेयर मार्केट। मतलब आप किसी भी प्रकार का जो है शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री करके किसी भी प्रकार की इनकम नहीं कमा रहे। अभी हम ऐसे कुछ कंडीशन देखने वाले, अगर आप उस कंडीशन में एलिजिबल होते तो आप जो है आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इज अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन। मतलब कि ऐसे कोई भी व्यक्ति मान लो जिसके मामले में धारा 194 एन के तहत कर काटा गया हो। अब ये 194 एन क्या है? जब आप किसी भी बैंक से पैसा निकालते हो एक ईयर में, एक साल में, अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो किसी भी रीज़न के लिए, आप जब पैसा निकालने जाते हो, तो एक पूरे ईयर में हर बार आप कुछ ना अमाउंट निकालते हो। तो एक पूरे ईयर का जब आप ये टोटल अमाउंट बनेगा, ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ता है बैंक को। बट अभी यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट, अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो आपको अलग टाइप का इनकम टैक्स लगेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी भी टैक्स फाइल नहीं किया है पिछले 3 साल में, तो आपको जो है अलग परसेंट लगेगा इनकम टैक्स का। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं।
अप टू 20 lakhs अगर आपने विड्रॉ किया है और आपने पिछले 3 साल में कभी भी 1 साल के लिए अगर ITR फाइल किया है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सेम फॉर अगर आपने कुछ भी ITR फाइल नहीं किया है तो भी आपको जो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक अगर विड्रॉ करते हैं टोटल अमाउंट आपका 1 साल का मिला के, तो आपको कोई यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मगर आपने अगर पिछले 3 साल में कौन से भी साल में आपने अगर ITR फाइल नहीं किया है तो आपको जो है उस पर 2% का जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अभी थर्ड कंडीशन पे आते हैं, जैसे कि आप मान लो आपने जो टोटल ईयर में है जो 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ किया है मनी बहुत सारे ट्रांजेक्शन के दौरान, तो आपको फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर आपने उसके पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल में अगर आपने ITR फाइल किया होता तो आपको जो है 2% का इनकम टैक्स लगेगा। मगर आप अगर थर्ड कॉलम देखोगे, अगर आपने पिछले 3 सालों में एक भी साल में आप अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आपको जो है उस पर 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर एक्चुअल अमाउंट की बात करें तो लेट्स से मान लो अगर आपने 1 करोड़ का विड्रॉ कर लिया है ट्रांजेक्शन पूरा 1 साल का मिला के, तो पहले कंडीशन के हिसाब से अगर आपने उसके पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल में अगर ITR फाइल किया है तो आपको 2% मान यानी कि 2 लाख जो है आपका इनकम टैक्स कटेगा। और अपने सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपका 5 लाख इनकम टैक्स डिडक्ट हो सकता है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया है अभी, तो अगर इसमें से कौन से भी कंडीशंस के अंडर अगर आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है विड्रॉ के कारण, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। Is a person in whose case payment or reductions of tax has been deferred on ESOP। कोई भी व्यक्ति जिसके मामले में ESOP मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के तहत पेमेंट या टैक्स की कटौती स्थगित कर दी गई है। अभी ये ESOP क्या होता है? ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान मतलब, जैसे कि हमने देखा पिछले 2 साल में जो है कोरोना की वजह से जो है बहुत सारी कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ में इफेक्ट हुआ था। तो उस टाइम पे कुछ कंपनियों ने एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में, यानी कि जो भी मेथड होता है उनका, जो भी जिस प्रकार से वो मतलब कैश में जो सैलरी देते हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने ये नया वे अपनाया, मतलब कि वो कुछ सैलरी का पार्ट जो है वो एज अ कैश आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, और कुछ जो पार्ट है वो सैलरी का एज अ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के अंदर आपको जो है कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ स्टॉक जो है वो असाइन किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। इससे होता क्या था, तो जो भी टोटल सैलरी एम्प्लॉय को देनी पड़ती थी कंपनी को एज अ कैश, उसका जो स्केल है वो कम हो जाएगा। एम्प्लॉय को अपने टोटल सैलरी में 2 कंपोनेंट्स मिल रहे थे, जैसे कि मान लो 70% है उनका कैश और 30% कैश के एक्सचेंज में उनको कंपनी के स्टॉक्स जो है वो असाइन किए जा रहे थे। वो मे बी अनलिस्टेड स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर जो है शेयर मार्केट के हिसाब से जो भी उनका वैल्यू है उस हिसाब के वो स्टॉक्स उनको अमाउंट में उनको असाइन किए जा रहे थे। अगर आप इस प्रकार के किसी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान का हिस्सा हो जिसमें आपको सैलरी के पार्ट में आपको जो है कंपनी के शेयर्स असाइन हो रहे हैं उनके इक्विवेलेंट वैल्यू के हिसाब से, और उसकी पेमेंट या फिर उसके अगेंस्ट जो भी टैक्स आपका बन रहा है वो किसी भी कारण जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो भी जो है आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। Who has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इनकम सोर्स के तहत अपना लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। एक प्रकार की स्कीम होती है जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाते हो। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है या फिर आपके शेयर मार्केट में कुछ आपका बड़ा लॉस हुआ है, और उस लॉस को आप यहाँ पे दिखा कि आपका जो भी टोटल लिएबिलिटी टैक्स बन रहा है उसमें कुछ आपको डिडक्शन पाना है, या फिर कुछ उस भी आपका टोटल टैक्स बन रहा है उसमें आप इस लॉस को दिखा के कुछ टैक्स कम करवाना चाहते हैं, मतलब कि आपका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते हैं, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अभी लास्ट रूल है हमारा, विथ कंसिडरेशन ऑन ऑल दिस क्राइटेरिया टोटल इनकम इज शुड बी लेस देन 50 लाख। मतलब अभी तक बताए गए सभी नियमों को लागू करके व्यक्ति की टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब कि अभी तक हमने जो भी रूल्स ITR 1 के बारे में
एक्सप्लेन किए उस उन सभी को कंसिडर करके आपका जो टोटल इनकम बन रहा है वो 50 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो ये थे सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको ITR 1 फाइल करना है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। हम हो सके उतने जल्दी आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपको मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें और भी इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए। तो ITR 2 के लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने मेंशन किया है। ऑल ITR 1 रूल्स प्लस इफ अ पर्सन हैविंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट बाय लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ओनली। मतलब कि आप ITR 1 के सभी नियमों का पालन करते हुए अगर एक ऐसी व्यक्ति हो जिन्होंने शेयर मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा या इनकम जो भी है आपका कमा रहे हो, तो आपको ITR 2 फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब कि आपका जो पूरा टोटल इनकम बन रहा है वो प्रॉपरली ITR 1 के ऑल रूल्स के हिसाब से है। फिर भी अगर आपके इनकम का कुछ पार्ट जो है वो आप शेयर मार्केट के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हो, तो आपको ITR 2 फाइल करना मैंडेटरी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर मार्केट के इनकम की वजह से। बड़ा ही सिंपल सा रूल था ITR 2 के लिए। अभी हम देखते हैं ITR 3 के लिए क्या रूल है। All ITR 1 rules plus if a person having part of income from share market buy intraday or futures and options in stocks। मतलब ITR 1 के सभी नियमों को पालन करते हुए अगर किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट के इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन से पैसा मिल रहा है या फिर वो कमा रहा है, सेम जैसे कि ITR 2 में हमने बताया। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ITR 1 के हिसाब से आपका टोटल इनकम बन रहा है और वो ITR 1 के रूल के हिसाब से एलिजिबल भी है, बट अगर आपके टोटल इनकम में से कुछ प्रतिशत या कुछ पार्ट जो है आपका वो शेयर मार्केट के इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वजह से आपको जो है इनकम हो रहा है या फिर आप पैसा कमा रहे हो, तो आपको जो है ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये थे हमारे ITR 1, ITR 2 एंड ITR 3 के बारे में जो भी रूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए थे उसके बारे की इंफॉर्मेशन। अब तक के बताए गए सभी रूल्स में अगर आप कहीं पे आपको कुछ डाउट वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस जो है उसको टाइप कीजिए। हम जल्द से जल्द उन सारे सवालों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, नीचे दिए गए वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर बार नए वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे वीडियो का आप लाभ उठा सके।